हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी। अवे आप सक्सेस हम लोग यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 30 पढ़ रहे हैं। जी हाँ, 13वां चैप्टर आपका जीव एवं समष्टियाँ। और आपका पहला लेक्चर आपको कवर करा दिया गया। यह आपका सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में आपको 13वां चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर आपको 14वां, 15वां, 16वां बचेगा, वो भी जल्द ही जल्द खत्म कर दिया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ पाना है, क्या लेना है? पीडीएफ आपकी सबसे ज्यादा मांग होती है नोट्स की, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया हूँ एसकेएम स्टडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। एसकेएम स्टडी चैनल मैंने पीडीएफ के लिए आपको लॉन्च कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। ठीक है ना, एसकेएम स्टडी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पे आपको नोट्स, पीडीएफ, सभी प्रकार की वीडियोस के लिंक भी वहाँ पे हम सेंड कर देते हैं। जो भी अपडेट रहेगी वहाँ पे आपको मिलती रहेगी, लेटेस्ट अपडेट। साथ ही आप यहाँ से पूरी अपने नोट्स को बना सकते हैं एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायु यानी कि विंड के बारे में। तो वायु यह एक महत्वपूर्ण कारक है। वायु का प्रवाह सदा अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। भूमध्य रेखा के क्षेत्र अधिक गर्म होते हैं तथा वायु का दाब भी बहुत ही कम होता है। अब आता है वायु का पौधे पर प्रभाव, यानी कि वायु का पौधे पर प्रभाव किस प्रकार से होता है। तो तेज वायु से चलने से पौधे व वृक्षों का उखड़ना, शाखाओं का टूटना आदि हमारा प्रत्यक्ष प्रभाव वायु द्वारा होता है। वायु द्वारा परागण में सहायता मिलती है। वायु बीजों तथा फलों के वितरण में सहायक होती है। अब आती है आपकी स्थलाकृति कारक। तो वे कारक जिनका संबंध किसी प्राकृतिक बनावट से संबंधित होता है उसको हम लोग स्थलाकृति कारक कहते हैं। ये कारक अग्रलिखित प्रकार के हो सकते हैं। फिर आता है इसमें समुद्र की सतह से ऊंचाई। तो किसी स्थान की ऊंचाई के साथ उस जगह का ताप तथा वायु दाब कम हो जाता है, परंतु वायु की गति तथा आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। अब इसमें आता है हमारा ढलान की प्रवणता। पर्वतों की ढाल की प्रवणता का प्रभाव सूर्य से प्राप्त विकिरण की मात्रा से पड़ता है। मृदा का अपरदन कम या अधिक होना ढलान की मात्रा पर निर्भर करता है। अब आता है ढलान का अनावरण। तो जो पर्वतीय ढाल सूर्य तथा वायु प्रवाह की ओर खुला रहता है उस पर उगने वाली वनस्पति ऐसी ढाल से भिन्न होती है जिस पर सूर्य तथा वायु कम पहुंच पाती है। अगला आता है आपका मृदीय कारक। मृदीय कारक क्या है? तो पृथ्वी की चट्टानों के प्रत्यक्ष से बनने वाले उसकी ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। मृदा के मुख्य अवयव जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक पदार्थ, मृदा वायु आदि होते हैं। मृदा के आधार पर पौधे के प्रकार। तो मृदा के आधार पर पौधे निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अम्लोद्भिद। ये पौधे अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं, उसे हम लोग अम्लोद्भिद कहते हैं। लवणोद्भिद, तो ये पौधे लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। बालुकोद्भिद, बालू में उगने वाले पौधे को बालुकोद्भिद कहते हैं। शैलोद्भिद, चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधे को हम लोग शैलोद्भिद कहते हैं। फिर आता है दरारोद्भिद। तो चट्टानों की दरारों में मिलने वाले पौधे को हम लोग दरारोद्भिद कहते हैं। अब आता है मृदा का गठन। तो मृदा का गठन निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? पहला आता है खनिज पदार्थ से, दूसरा आता है मृदा की वायु, तीसरा होती है मृदा जल, और फिर आता है पदार्थ तथा ह्यूमस। ये कार्बनिक पदार्थ तथा ह्यूमस क्या होता है? तो जीवों की मृत्यु के बाद कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। ताजे मृत कार्बनिक पदार्थ लीटर कहलाते हैं। जो ताजे कार्बनिक मृत पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीटर कहते हैं। ह्यूमस से हमें अनेक लाभ है, जैसे कि यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। इससे मृदा की जल धारक क्षमता बढ़ती है। जीवों का अजैविक कारकों से प्रतिक्रिया। तो जीवधारी द्वारा बाह्य वातावरण के साथ साम्यावस्था व संतुलन तथा प्रतिकूल वातावरणीय परिवर्तनों के बावजूद भी शरीर में स्थिर अनुकूल अंतः वातावरण को बनाए रखने की क्षमता समस्थिकता कहलाती है। अगला आता है आपका जो कारक, वो जैविक कारक होता है। जैविक कारक तो आबादी के जीवों पर अन्य जीवों द्वारा जो प्रभाव पड़ता है उसे जैविक कारक कहते हैं। जैविक कारकों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पहला बांटा जा सकता है वनस्पति तथा जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध। तो पहला तो इसमें आता है कीट भक्षी पौधे। ऐसे स्थानों पर ये उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और ये हमारे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। किसी स्थान पर उगने वाले पौधे के बीच पारस्परिक संबंध
निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसे कि अभिपादक, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यह स्वभोजिता का एक उदाहरण है। दूसरा परजीवी पौधे, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पूर्ण परजीवी पौधे, तो ये हमारे निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण स्तंभ परजीवी, दूसरा पूर्ण मूल परजीवी। फिर एक आता है आपका अपूर्ण परजीवी, तो ये निम्नलिखित हमारे दो प्रकार के होते हैं, अपूर्ण स्तंभ परजीवी और अपूर्ण मूल परजीवी। अब आती है आपकी सहजीवी पौधे, तो सहजीवी पौधे क्या होते हैं? यह पौधे दो पौधे के बीच पाया जाने वाला एक ऐसा सह संबंध है जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। चौथा आता है मृतोपजीवी पौधे, तो इसमें वे पौधे आते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा आता है पौधे और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच पारस्परिक संबंध किस प्रकार से होता है? तो वो होता है समष्टि के रूप में। तो समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते। व्यष्टि जन्मता और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती हैं। समष्टि में लिंग अनुपात एवं आयु पिरामिड कैसे होता है? तो समष्टि का लिंग अनुपात होता है, पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति प्रतिबिंब करता है। आयु पिरामिड निम्नलिखित हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार से हो सकती हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। पहला होता है आपके चौड़े आधार या त्रिभुजाकार पिरामिड, दूसरा घंटी की आकृति का पिरामिड और तीसरा कुंभाकार पिरामिड। फिर आता है समष्टि का आकार या घनत्व, तो यह व्यष्टियों की वह संख्या है जो एक इकाई क्षेत्र या स्थान पर दिए गए समय में क्या रहती है? हमारी उपस्थित रहती है। अब आती है समष्टि वृद्धि, तो किसी जात के लिए समष्टि का आकार निश्चित नहीं होता है। समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रमों से घटता बढ़ता है, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर और आप्रवासन और उत्प्रवासन, ठीक है ना। अब आता है आपका जैव सूचकांक, तो जो है जैव सूचकांक क्या होता है? इनमें जन्म दर, मृत्यु दर का प्रतिशत अनुपात एक इकाई समष्टि व एक इकाई समय में मापा जाता है। जैव सूचकांक बराबर क्या होता है? B/D × 100। वृद्धि मॉडल, तो वृद्धि मॉडल हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? चरघातांक की वृद्धि और संभार तंत्र वृद्धि। तो चलिए देख लेते हैं समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। तो समष्टि जो पारस्परिक क्रियाएं होती क्या होती हैं? तो समष्टि में जीवों के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं को ही समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कहती हैं। यह हमारे निम्नलिखित प्रकार की होती है, जैसे कि पहली होती है उदासीन अंतःक्रियाएं, तो इसमें किसी भी सहयोगी को न तो लाभ होता है न ही हानि होती। दूसरी ऋणात्मक अंतःक्रियाएं, ये निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, परभक्षण और स्पर्धा। परभक्षण, यह दो जातियों के बीच अस्थायी पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जात का जीव दूसरी जात के जीव को मारकर भोजन के रूप में खा लेता है। दूसरा आता है स्पर्धा, तो जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल आदि के लिए स्पर्धा होती है। स्पर्धा हमारी दो प्रकार से होती है। कौन कौन से? पहली होती है अंतराजातीय स्पर्धा, दूसरी होती है अंतराजातीय स्पर्धा और मतलब अंतराजातीय स्पर्धा और अंतरजातीय स्पर्धा। तीसरा आता है परजीविता, तो ये विषम पोषी जीव हैं जो अपने परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं। परजीवी विकल्पी तथा अविकल्पी दो प्रकार के होते हैं। कुछ आवृत्तबीजी भी परजीवी स्वभाव के व्यक्त करते हैं, जैसे कि पूर्ण तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, आंशिक जड़ परजीवी और एमेंसेलिज्म। अब तीसरा आता है आपका धनात्मक अंतःक्रियाएं, तो ये हमारे निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? अपमार्जन, सभोजिता, सहोपकारिता। अपमार्जन, मृत जंतुओं का भक्षण करने वाले प्राणी अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे कि गिद्ध। सभोजिता, इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न लाभ होता है न ही हानि होता है। तीसरा आता है सहोपकारिता, यह दो भिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाए जाने वाला सहजीवी संबंध होता है। ल्यूलेम्यूम, राइजोबियम सह संबंध दर्शाते हैं। अब आता है पारिस्थितिकी अनुकूलन, जंतुओं की भांति पौधों में भी अनुकूलन पाया जाता है। इस आधार पर जंतुओं को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला जलोदभिद, दूसरा समोदभिद या मध्योदभिद, सी मरुदभिद और डी लवणोदभिद, ठीक है ना। तो इसमें पहला लिखते हैं हम लोग जलोदभिद। तो जलोदभिद पौधे उस स्थानों पर मिलते हैं जहां जल प्रचुर मात्रा में होता है।
इन्हें निम्नलिखित 5 समूहों में वर्गीकरण किया गया है। पहला, मुक्त प्लावी जलोद्भिद। तो ये पौधे जल तथा वायु के संपर्क में रहते हैं परंतु मृदा से नहीं, जैसे कि वुल्फिया, अजोला इत्यादि जितने भी होते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है, वो आता है स्थिर प्लावी जलोद्भिद। तो इन पौधों की जड़ें भूमि अर्थात जलाशय के पेंदे के कीचड़ में धसी रहती है तथा पत्तियों में लंबा पर्णवृत्त होने के फलस्वरूप जल की सतह पर तैरती रहती है, जैसे कि सिंघाड़ा, कमल आदि इत्यादि जितने होती हैं। तीसरा आता है जल निगमन प्लावी जलोद्भिद। तो ये पौधे जल में डूबे रहकर तैरते रहते हैं, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया इत्यादि जितने भी होते हैं। चौथा आता है मूल द्वारा स्थिर जल निगमन जलोद्भिद। तो इन पौधे का पूर्ण शरीर जल में डूबा रहता है तथा मूल कीचड़ में स्थिर रहती है, जैसे कि वेलिसनेरिया इत्यादि जितनी भी होती हैं। पांचवा आता है मूल द्वारा स्थिर निर्गत जलोद्भिद। तो ये पौधे कम गहरे या छिछले जल में रहते हैं, जैसे टाइफा, रेननकुलस इत्यादि के पौधे जितने भी होती हैं। अब आती है जलोद्भिद अनुकूलताएं। तो पहला आता है आकारी अनुकूलताएं। तो इसमें पहला आता है मूल का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना होता है। दूसरा आता है स्तंभ। जलोद्भिद पौधे के स्तंभ अधिक कोमल, कमजोर, हरे या पीले रंग के होते हैं और ये क्या होते हैं, हमारे स्पंजी होते हैं। तीसरा पत्तियां, ये सामान्य रूप से लंबी, बेलनाकार, पतली व चिकनी होती है। अब नेक्स्ट आता है प्रजनन। तो अधिकांश पौधे में प्रजनन कायिक प्रकार का होता है। अब इनकी होती है आंतरिक संरचनाएं की अनुकूलताएं कैसे होती हैं। तो पहला होता है सुरक्षात्मक ऊतकों या रचनाओं की कमी। अब इसमें आ जाता है आपका सब हेडिंग उपत्वचा। तो इसका प्रायः अभाव रहता है, किंतु कुछ पौधों में यह पतली झिल्ली के रूप में रहती है। दूसरी बाह्य त्वचा, यह प्रायः पतली भित्तियों वाली मृदुतकीय सेल्स के इकहरी परत के रूप में होती है। और यह हमारी अब आपका नेक्स्ट आता है दूसरा जो आता है वो तो सब हेडिंग थी। अब ये दूसरा हेडिंग आती है वायु प्रकोष्ठों की अधिकता और तीसरी आती है संवहन ऊतकों की कमी। अब आता है भी यहाँ पे समोद्भिद या मध्योद्भिद। क्या होते हैं, मध्योद्भिद होते हैं ना। तो ये पौधे सामान्य ताप, नमी और वायुयुक्त मृदा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। यदि अनुकूल तापक्रम है तथा पौधे की संपूर्ण जल उपलब्ध होता रहे तो वहाँ सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा बन जाते हैं। सी आता है आपका मरुद्भिद। तो सूक्ष्म आवास स्थल पर पाई जाने वाली वनस्पति को सूक्ष्मोद्भिद या मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद पौधों को आवास स्थलों के अनुसार निम्नलिखित 5 श्रेणियों में बांटा गया, जैसे कि बालुकोद्भिद, शैलोद्भिद, शीतोद्भिद और अणोद्भिद और अम्लोद्भिद। अब आती है आपकी मरुद्भिद पौधों में अनुकूलताएं किस प्रकार से होती है। तो पहला होती है आकारी अनुकूलता है। आकारी अनुकूलताएं देखिए तो हमारे दो, मूल और स्तंभ के रूप में। तो जल प्राप्त करने के लिए इनका मूल तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। किसमें, आपका मरुद्भिद पौधों में। जड़ें सुविकसित तथा भूमि में चारों तरफ फैली रहती हैं। ख है आपका स्तंभ। तो तने के ऊपर मोटी छाल पाई जाती है, तने पर अत्यधिक मात्रा में बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। डी आता है लवणोद्भिद। तो कुछ लवणोद्भिद पौधे लवण युक्त मृदा जिसमें लवणों की अधिकता होती है में उगने वाले विशिष्ट प्रकार के मरुरागी पौधे होते हैं। ये पौधे लवणीय क्षेत्रों के आसपास या समुद्री किनारों पर मिलते हैं। अब आती है अनुकूलताएं। तो ये पौधे छोटे आकार के वृक्ष व झाड़िए कुछ शाक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। जड़ कम गहरी अथवा स्तंभ जटा मूल होती है। किसमें, लवणोद्भिद वाले। पत्तियां मोटी, मांसल आकार में छोटी होती हैं। सजीव प्रजक बीजांकुरण पाया जाता है। वलकुट की अनेक कोशिकाएं में टेनिन व तेल भरा होता है। किसके, लवणोद्भिद वाले पौधे। तो यहाँ पे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 13वां आपका पूरा समाप्त होता है। यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम को आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको बाय करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 80 81 32 30 81। यह आपका व्हाट्सएप नंबर है हमारा। यहाँ पे आपको क्लास 12 बायोलॉजी का नोट्स 299 रुपये में मिल जाएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस YouTube चैनल
एसकेएम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपको देखते हैं अकेले ही आपको 10 वीडियो, 9 वीडियो, 8 वीडियो देने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।